नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ चौथी स्थान अर्थव्यवस्था बना। दूसरी तिमाही में महंगाई घटकर 0.71% पर आई, बेरोजगारी भी कम हुई। 4 बड़ी उपलब्धियां। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देश पहले नंबर पर अमेरिका, जर्मनी, चीन, जापान और भारत भी है शामिल। साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ। इस साल हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही। नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.71% पर आ रही। वहीं नवंबर में बेरोजगारी दर कम होकर 4.7% रह गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद अब सबसे निचला स्तर है। देश में ग्रोथ रेट ऊंची है और महंगाई बेहद कम है। इसे गोल्डीलॉक्स पीरियड भी कहा जाता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन चुका, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। पहला नंबर पर अमेरिका, चीन, जर्मनी और चौथे स्थान पर भारत है, जो कि जापान को पीछे छोड़ चुका है। चौथी अर्थव्यवस्था बना जापान को पीछे छोड़ा। भारत की जीडीपी का कुल वैल्यूएशन अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर करीब 350 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर, जो कि करीब 655 लाख करोड़ रुपये की इकोनॉमी के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। आरबीआई ने ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए पूरे साल के लिए इसका अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% तक कर दिया है। महंगाई दर 4.26% से घटकर 0.71% हुई। आम जनता के लिए सबसे बड़ी राहत महंगाई के मोर्चे पर देखने को मिली। साल 2025 की शुरुआत में खुदरा महंगाई CPI 4.26% थी, जो नवंबर तक आते आते 0.71% पर आ गई। खाने पीने की चीजों पर कीमतों में आई गिरावट इसका मुख्य कारण रही। इसी राहत को देखते हुए आरबीआई ने अपनी ब्याज दरों में भी 0.25% की कटौती की है, जिसमें अब यह 5.25% पर आ गई है। इससे होम लोन और कार लोन सस्ते होने की उम्मीद है। तो देख सकते दोस्तों, यहाँ पे भारत में हुई महंगाई गिरावट को लिस्ट जारी किया गया, जिसमें अप्रैल महीने से लेकर नवंबर महीने तक की लिस्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, बेरोजगारी में बड़ी गिरावट, महिलाओं को ज्यादा काम मिला। बेरोजगार के मोर्चे पर नवम्बर का महीना काफी अच्छा रहा। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ PLFS के आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल बेरोजगारी दर अक्टूबर के 5.2% से घटकर नवंबर में 4.7% पर आ गई है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो बेरोजगारी दर घटकर 3.9% रह गई है। वहीं दोस्तों, शहरी महिलाओं में यह दर 9.7% से गिरकर 9.3% पर आ गई है। दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो बड़ी गिरावट देखने को आई है, जहां पर 4.0% से होकर कम होकर 3.4% पर रह गई है। दोस्तों, ट्रम्प टैरिफ के बाद भी एक्सपोर्ट्स में उछाल हुआ। ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट्स बढ़ा है। नवंबर 2025 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 38.13 बिलियन डॉलर रहा, जो साल की शुरुआत में 36.43 बिलियन डॉलर था। दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्रोथ काजू, जो कि 64%, मरीन प्रोडक्ट्स जो कि 62% और इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो 70% में देखी गई। सर्विस एक्सपोर्ट भी 8.65% से बढ़कर 270 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। वहीं दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 686.2 बिलियन डॉलर, जो कि 61 लाख करोड़ पर है, जो 11 महीनों के आयात के लिए काफी है। दोस्तों, ग्लोबल एजेंसियों ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। दुनिया की तमाम बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ अनुमान को बढ़ाया। फिच की बात करें तो वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.4% ग्रोथ का अनुमान है। एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB की बात करें तो 2025 के लिए 7.2% का अनुमान है। वहीं दोस्तों, IMF 2025 के लिए 6.6 ग्रोथ का दावा है। मूडीज की बात करें तो भारत को G20 देशों में सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बताया गया है। वहीं दोस्तों, भारत का केंद्र बोला 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने का लक्ष्य है। हमारा भारत सरकार ने कहा कि भारत 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधार और सामाजिक प्रगति को आधार बनाया जा रहा है। बयान में कहा गया कि महंगाई अभी नियंत्रण में है और तय सीमा से नीचे है। बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो रही है और देश के निर्यात में लगातार सुधार हो रहा है।
इसके साथ ही आर्थिक हालात ठीक हैं, कारोबारियों के बैंकों से आसानी से कर्ज मिल रहा है, बाजार में मांग बनी हुई है और शहरों में लोगों को खर्च बढ़ने के खरीद फरोख्त को सराहना मिल रहा है। तो आज आप लोगों को बता देते हैं कि जीडीपी क्या होता है। इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होता है। यह देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विस के वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती है उन्हें भी शामिल किया जाता है। जीडीपी दो प्रकार का होता है दोस्तों, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विस के वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। आइए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक विशेष फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं जीडीपी बराबर C+G+I+NX। यहाँ पर C का मतलब है प्राइवेट कंजक्शन, G का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और I का मतलब है इन्वेस्टमेंट और वहीं पर NX का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। दोस्तों आप जान लेते हैं जीडीपी के घट बढ़ के लिए जिम्मेदार आखिर होता कौन है। जीडीपी को घटने या बढ़ने के लिए 4 इम्पोर्टेंट इंजन होते हैं। पहला आप और हम, आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। वहीं दोस्तों तीसरी है सरकारी खर्च। इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार की कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड। इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट्स को कुल इंपोर्ट्स से घटाकर किया जाता है क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट्स ज़्यादा है। इसीलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है। वहीं दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक लॉन्चर के बैंक टू बैंक दो प्रलय मिसाल पाकिस्तान के 10 बड़े से शहर निशाने पर 7500 किलोमीटर पीएच की रफ्तार से 1000 केजी बारूद ले जा सकेगी। दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बुधवार को ओडिशा तट के पास प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस दौरान एक ही लॉन्चर से बैंक टू बैंक 2 प्रलय मिसाइलों सल्वो लॉन्च दागी गई। मिसाइलों की पूरी उड़ान पर नजर रखने के लिए चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR के सेंसर लगाए गए थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह परीक्षण करीब 10:30 बजे किया गया। 7500 किलोमीटर पीएच की रफ्तार वाली यह मिसाइल 1000 किलो बारूद ले जा सकती है। यह मिसाइल भारत के प्रमुख सेना कैंप फिजोरपुर, जैसलमेर, भुंज से पाकिस्तान के 10 बड़े शहर जैसे फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहादुरपुर, मुल्तान, लाहौर, कराची, हैदराबाद, सक्कुर को निशाना बना सकती है। दोस्तों आप लोग बता दें कि पहले भी हो चुका है सफल परीक्षण। इससे पहले DRDO ने 29 जुलाई को ओडिशा तट पर ही प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए। ये परीक्षण सेना और वायुसेना के उपयोग की जांच यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल के तहत किए गए थे। स्वदेशी तकनीकी से विकसित इस आधुनिक क्वासी बैटिलिस्ट मिसाइल के जल्द ही भारतीय सशस्त्र बलों ने शामिल किया जाना है, जिससे देश की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता की मजबूती मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रलय मिसाइल की कुछ खासियत यहाँ पे बताई गई। DRDO ने स्वदेशी तकनीकी से बनाया है इसे। 23 दिसंबर के 4 बैटिलिस्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इससे पहले भारत ने 23 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैटिलिस्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह टेस्ट INS अरिघाट में विशाखापट्टनम तट के पास किया गया था। भारत जमीन हवा के बाद अब समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। दोस्तों ये मिसाइल 2 टन की न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। K सीरीज की मिसाइलों में K अक्षर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। इनकी भारत के मिसाइल कार्यक्रम में अहम भूमिका रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।